हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना गवर्नमेंट बजट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। पिछले जो वीडियोस रही है उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया बजट रिसिप्ट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑल। अब हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो गए, अब हम कि देखो, पहली बात सुनो। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो मैं अपना पास्ट का बताने के मतलब जो हमने पास्ट में पढ़ा उसे एक्सप्लेन करने में अभी के टाइम पे, ताकि जो ये चैप्टर का माइंड मैप है वो तुम्हारे ब्रेन्स में छप जाए। ठीक है, ओके। एक सेकंड, लेट मी गेट दिस पेन। ठीक है, अभी तक हमने ये वाला पार्ट कवर किया है। ठीक है, ये पूरा चीज़ हमने कवर किया। अब हम यहाँ पे ये वाला पार्ट करने वाले। बजट एक्सपेंडिचर के अंडर दो मेथड होता है। देखो, अभी तक हमने बजट रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा। बजट रिसिप्ट्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है, उसके दो मेथड्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को प्लस कर दो तो आपके पास बजटरी रिसिप्ट्स आ जाते हैं। और यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग द रिसिप्ट्स और पैसा, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हम किस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस किस जगह पे गवर्नमेंट यू कैन से एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। जो बजटरी एक्सपेंडिचर है उसके अंडर दो चीज़ें तो ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब टू योर सरप्राइज एक एडिशनल चीज़ भी हमारी बुक में दी हुई है। जब भी कभी आपको एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना हो, एक तो मेथड ये है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। दूसरा क्या है कि आपके पास जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसको प्लस कर दो। अब आप कह रहे होगे सर बाकी तो ठीक है, बजट रिसिप्ट्स चल रही है, बजट एक्सपेंडिचर भी अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों का एक तरह से रिवर्स टाइप है, तो थोड़ा समझ आ जाता है। बट ये क्या है, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है? अब देखो, तुम्हारी बुक में इतने डिटेल में नहीं दिया है। तुम्हारी बुक में जस्ट इसकी एक डेफिनेशन दी है, और कुछ बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से हो गए तो वहाँ पे ये चीज़ तो और अच्छे से दी हुई है। बट हाँ, जितना तुम्हारी बुक में है वो मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर करा दूंगा अबाउट द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द बजट एक्सपेंडिचर। अब हम पूरा बजट एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले। देखो, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, अब हम बजट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। ओके, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। अब पहली बात तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? हर साल गवर्नमेंट 1 फरवरी को एक बजट निकालती है कंट्री का। उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम इतना पैसा एजुकेशन पे देंगे, इतना पैसा हम डिफेंस पे देंगे, इतना पैसा हम हेल्थ पे देंगे। अब जब गवर्नमेंट पैसे को एलोकेट करती है टू दीज सेक्टर्स, और मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना पैसा हम इन सेक्टर में खर्चने वाले हैं, इस प्रोसेस को बजटरी एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जब गवर्नमेंट पैसे को एलोकेट करती है टू द डिफरेंट सेक्टर्स, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट उस यू कैन से उस प्रोसेस को हम बजट एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब पहली बात तो मैंने समझा दी कंसेप्चुअली आपको। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की जो हमारी बुक में दी हुई है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। कहने का सिंपल सिंपल सा मतलब है इसका कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है कि इस साल गवर्नमेंट एस्टिमेट की इस साल गवर्नमेंट कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चने वाली है, बस। ठीक है, बाकी ये आप याद कर सकते हो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब जो बजटरी एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बजटरी एक्सपेंडिचर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज, एक सेकेंड, फर्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनदर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम इनको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ओके, वेट अ सेकेंड। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जहाँ जितना आपने अभी थोड़ा पीछे पढ़ा होगा कि रेवेन्यू से के मतलब रेवेन्यू के साथ कौन से कंसेप्ट चलते हैं, और एक्सपेंडिचर के साथ नहीं वेट, रेवेन्यू के साथ कौन से कंसेप्ट चलते हैं और कैपिटल के साथ कौन से कंसेप्ट चलते हैं, वो तो एग्जैक्टली यहीं पे रिपीट होने वाला है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू का क्या मतलब है। इससे ना एसेट्स बनता है ना एसेट्स घटते हैं, सब कुछ वैसे ही रहता है। ठीक है, सेम गोज टू द लाइबिलिटीज़। ना लाइबिलिटीज़ जनरेट होती है ना लाइबिलिटीज़ कम होती है। ये हमेशा किस में होता है? ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। जो रेवेन्यू वर्ड है उसमें एसेट लायबिलिटी स्टेटस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी कभी आप रेवेन्यू पढ़ो तो वहाँ पे एसेट लायबिलिटी स्टेटस को के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू द स्पेसिफिक टॉपिक, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। कुछ ऐसा खर्चा जब गवर्नमेंट कर रही है जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स नहीं बन रहे, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट के पास क्योंकि से फ्यूचर बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएंगे ऐसी जगह पे जब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है? वो कहलाएंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट डज नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस जगह पैसा खर्च कर रही है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से खर्चा कर रही है कि गवर्नमेंट के जो लोन्स है वो भी कम नहीं हो रहे हैं। अभी यू वुड बी लाइक हाँ, ऐसे इस तरह के भी खर्चे होते हैं। मैं देखो बाकी जो एग्जांपल्स है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है,
इट डज़ नॉट अब इससे क्या हो रहा है, पहली बात तो एसेट्स नहीं बन रहे, गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे खर्चा करिए कि एसेट्स इंक्रीज़ ही नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे भी इन्वेस्ट करे जिससे जो उनकी पास्ट की लायबिलिटीज़ और एक इनसे पास्ट के जो लोन्स है वो भी रिकवर नहीं हो रहे, ठीक है? सो दिस इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। डज़ नॉट क्रिएट एनी एसेट, डज़ नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी। बस ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, डज़ नॉट क्रिएट एनी एसेट, डज़ नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट द फिजिकल डज नॉट क्रिएट, अब वही बात है, ये देखो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक डेफिनेशन चाहिए वो ये है, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी कभी आप डेफिनेशन लिखो ना इकोनॉमिक्स के पेपर में, आपको ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में अगर चीज़ों को लिखोगे तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक प्रॉपर ब्लू प्रिंट टाइप प्रोवाइड करोगे टीचर को, ना कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दोगे, टीचर इरिटेट हो जाती है पैराग्राफ से, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले। सो आपको क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना है, अब उसके साथ ये 2 पॉइंट्स ऐसे ही लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? ओके, व्हाट इज़ दिस? हाँ, अब दूसरी चीज़, जब भी कभी गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, मतलब गवर्नमेंट मतलब जब भी कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चा करती है जिसपे या तो फिर ना तो फिर कोई एसेट्स बनेंगे, ना तो लायबिलिटी घटेगी, तो उसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट किस जगह पे खर्चा कर रही है? गवर्नमेंट गरीबों में राशन बांट रही है, एग्जाम्पल, ठीक है? गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडीज दे रही है कि बिजली सबको सस्ते रेट पे मिल जाए। गवर्नमेंट पानी पे सब्सिडीज दे रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि गरीब से गरीब आदमी है उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इजीली मिल जाए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और बेटर हो जाए। गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एजुकेशन सेक्टर और ज़्यादा बेटर बन जाए। इससे क्या है, गवर्नमेंट मुझे बताओ, गवर्नमेंट के पास कोई एसेट आ, देखो इनडायरेक्ट वे में तो असेट्स आ रहे हैं, अगर हेल्दी पीपल हो गए और यू कैन से एजुकेटेड पीपल हो गए, वो फ्यूचर में तो देखो कंट्री के लिए एसेट बनेंगे, बट ऑन अ वेरी शॉर्ट रन, ठीक है? अब देखो, इन अ वेरी शॉर्ट रन अगर मैं बात करूँ तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा यू कैन से इससे एसेट्स डायरेक्ट वे में नहीं बनते, इनडायरेक्ट वे में ज़रूर बन जाते हैं, ठीक है? इट डज़ नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी। अब भाई गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करी तो गवर्नमेंट के लोन्स कहाँ से कम हो गए, ठीक है? लायबिलिटी इन अ वेरी लॉन्ग टर्म ये एसेट्स ज़रूर बनाती है, बट इन अ वेरी शॉर्ट रन बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू कैन से अभी खर्चा करो, अभी आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, तो उसमें आप यही मानोगे कि गवर्नमेंट वेलफेयर ही कर रही है, ना कि कुछ ज़्यादा बड़े काम, ठीक है? मतलब ना तो फिर कि एसेट्स बना रही है, ये लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है? इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन से दैट जब भी कभी गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी तो मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है? ऐसी जगह खर्चा कर रही है, दान कर रही है गवर्नमेंट पैसा, ठीक है? गवर्नमेंट दान करी, कभी भी जब कभी आप कोई चीज़ पैसा दान करते हो तो आप ऐसी थोड़ी उम्मीद रखते हो कि भाई कुछ मुझे वापस मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है? ओके, कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी कभी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखोगे ना, जब भी कभी तुमसे अगर इतनी भी डेफिनेशन पूछे ना कि डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें ये एग्जांपल्स भी ज़रूर दे देना, ठीक है? ओके, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे यू कैन से खर्चा करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजेस बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ यू कैन से गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी में जो लोग लगे होते हैं, अब सरकारी नौकरी में जो लोग लगे हैं उनको जो सैलरीज जाती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही आती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री में पैसा दे रही है, मतलब फ्री में इन द सेंस कि वो लोग काम कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट के लिए, बट गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है? अब ये क्या हुआ, गवर्नमेंट को कुछ एकदम वापस में मिला, ठीक है? वैसे सर्विसेज प्रोवाइड की, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, बट यू कैन से डायरेक्टली कोई असेट बना नहीं, कुछ नहीं बना एसेट। कोई पुराने कोई लोन्स वगैरह गवर्नमेंट के कम हुए, कोई लोन्स कम नहीं हुए। तो ये जो वेज यू कैन से जो सैलरीज़ है, देखो मैंने सैलरी रखा है ना वेरी सिंपल वे, वेजेस वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो सैलरीज़ वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, तो वो भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही है, क्योंकि उससे ना एसेट बन रहा है ना लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने ना यू कैन से लोन ले रखे होते हैं दूसरी कंट्रीज से। गवर्नमेंट ने टू बी स्पेसिफिक, गवर्नमेंट जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से काफ़ी बार लोन्स लेता है, यू कैन से गवर्नमेंट भी नहीं, इंडिया, यू कैन से इंडिया का नाम यूज़ कर सकता हूँ मैं। इंडिया काफ़ी बार वर्ल्ड बैंक से, वैसे आईएमएफ से तो नौबत एक बार आई थी बट उसके बाद नहीं आई। वर्ल्ड बैंक से कभी-कभी लोन्स लेता है इंडिया। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक फ्री में तो लोन बाँटता नहीं है। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो भी एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब गवर्नमेंट जब वो इंटरेस्ट पे करती है ना, देखो इंटरेस्ट के बदले गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ नहीं। लोन था, लोन वापस कर लिया, ठीक है? बट उसके साथ लोन जब आप वापस करते हो साथ में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। अब जो वो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है वो तो फालतू की पेमेंट है। ना उससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हुआ, ना उससे कोई एसेट जनरेट हुआ, ना उससे कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई, ठीक है? लोन वापस तो कर दिया, बट जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट तो यू कैन से फालतू का है, मतलब बस ऐसे ही चार्ज किया होता है, समझ रहे हो ना आप? इससे इंटरेस्ट इज़ मतलब इन अ वेरी सिंपल वे इंटरेस्ट इज़ अ
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिल रहा, बस ये गवर्नमेंट पे कर रही है पैसा, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ओके। इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो राशन होता है, यू कैन से जो खाने पीने की आइटम्स होती है, वीट और राइस, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब लोगों को सब्सिडीज देती है। अब जब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है गरीब लोगों को, अब गवर्नमेंट को डायरेक्ट वे में कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई आज मैंने राशन दे दिया, कल मुझे ये जो लोग हैं जिनको हमने राशन बांटा, ये कल हमारे को इन फ्यूचर भी क्या, एक साल में ये हमें इतने हज़ारों करोड़ों के रिटर्न्स देंगे। ऐसा तो गवर्नमेंट सोचती नहीं है। गवर्नमेंट सोचती है कि चलो भाई, लोग हैं हमारे देश के सिटीजन्स हैं, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो चलो इनके लिए काइंड ऑफ दान कर दो। सब्सिडीज आर जस्ट लाइक दान, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। डिफेंस परचेजेस, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात, जब मैं ये वर्ड्स यूज़ करता हूँ ना कि गवर्नमेंट दान कर रही है सब्सिडीज़ के थ्रू, अब देखो ये ना बहुत इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स है, और ये बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे बोलने जाने वाली स्टेटमेंट्स है। बारीकी में जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ दे रही है वो आपके टैक्स से है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि दान करिए तो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया है, उसी चीज़ से वो आपको सब्सिडीज़ भी दे रही है, ठीक है। तो मतलब कई लोग सीरियस ना हो जाए, मैं इसलिए क्लियर कर दिया कि जो मैंने अभी बोला, ठीक है। डिफेंस परचेजेस, अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट कई बार यू कैन से राफेल वगैरह हमने वो खरीदे थे, एयरक्राफ्ट्स खरीदे थे फ्रॉम फ्रांस। हमने S-400 एक डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से खरीदा था। एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, नहीं समझ आ रही बातें तो बस इतना याद रखो कि एक डिफेंस कुछ आइटम्स थी, मतलब यू कैन से गन या कोई एरोप्लेन थे, यू कैन से एयरक्राफ्ट थे जो हमने दूसरी कंट्री से खरीदे हैं। अब जब भी हम कभी कोई भी डिफेंस आइटम खरीदते हैं, क्या मुझे बताओ उससे क्या किसी कंट्री में कोई असेट जनरेट हो रहा है? देखो, एक वेपन आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर आवर सिक्योरिटी, वो तो है। बट कोई एक एक्स्ट्रा एसेट जनरेट हो रहा है, कोई मतलब यू कैन से कोई एक बेनिफिशियल चीज़ आ रही है बहुत बड़ी, जो हमारी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करेगी, हमारी इकॉनमी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है जब आप राफेल कोई एयरक्राफ्ट खरीदोगे, कोई सबमरीन खरीदोगे, उससे क्या आपका लाइबिलिटी कोई पुराने लोन्स चुकता हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो चारों पॉइंट्स है, ये इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सो देयर फोर दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट? एज अ मैटर ऑफ द convention, all the grants the central to the state government are treated as revenue expenditure, even when some grants may result in the creation of assets. Okay, कुछ grants given to the by this कई बार क्या करती है ना गवर्नमेंट, हर बजट में कुछ ग्रांट्स एसोसिएट कर देती है किसी स्टेट को। गवर्नमेंट मान लो बिहार को बोले कि भाई तुम्हें हमने इतना ग्रांट दे दिया, मतलब इतना पैसा दान कर दिया तुम्हारे पास, अब हम तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें कि तुम इसे वापस करोगे, बस हमने दान सा कर लिया। ग्रांट्स क्या होता है? मैंने उसे ग्रांट दे दिया, मतलब हमने आपको एक काइंड ऑफ एक दान दे दिया। अब आप इसका, इसे चाहे एसेट बने चाहे लाइबिलिटी बने, घटे आपकी कंट्री स्टेट की, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने दे दिया, हमने आपको एक दान कर दिया, कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब आपने जितना भी आपने ये वर्ड सुना है पिछली वीडियो में भी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, इतना आपने सुना होगा कि कैपिटल से यार, ना तो फिर कैपिटल का मतलब होता है या तो फिर हमारे असेट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में असेट्स बन रहे हैं, ठीक है, या आपने कैपिटल के साथ ये चीज़ एसोसिएट की होगी जो, और या तो फिर जो हमारी लाइबिलिटी है कंट्री की वो डिक्रीज कर जाती है। बिल्कुल वही चीज़ यहीं पे हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों में खर्चा करती है, सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ों में खर्चा करती है जिससे हमारी कंट्री के जो असेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के जो असेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से खर्चा करती है जो हमारी कंट्री के ऊपर लाइबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है। लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है? बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हमेशा से जो देता आ रहा हूँ, लोन्स। मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, अब वो लोन वापस भी तो करना पड़ता है। जब भी कभी गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा निकाल के लोन वापस करती है टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट कंट्री, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपका पुराना लोन है वो चुकता हो रहा है, मतलब वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसा खर्चा, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द, अब देखो, अब दूंगा मैं एग्जांपल्स कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग्स, कई बार क्या करती है जब गवर्नमेंट लैंड या बिल्डिंग्स खरीदते हैं, मतलब कोई ज़मीन खरीदती है कहीं पे, और मतलब ऐसा, मतलब एग्जांपल मैं आपको दूं, अमेरिका ने अलास्का को रशिया से खरीदा था। नाउ दैट इज़, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मैंने, आपने सुना है अलास्का के बारे में? अलास्का जो कनाडा के साथ एक छोटा सा यू कैन से स्टेट टाइप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो पहले रशिया का हुआ करता था। तो एक टाइम ऐसा आया जब रशिया ने सोचा कि यार ये लैंड हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो रशिया ने अमेरिका को बोला कि भाई यार खरीद ले, अगर तेरे को खरीदना है, इंटरेस्ट है इसमें, मतलब इसे खरीदने में कोई इंटरेस्ट है तेरा तो खरीद ले। तो अमेरिका ने वो लैंड खरीद ली थी फ्रॉम रशिया, ठीक है। अब जब ये लैंड खरीदी, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का?
क्या हुआ, क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने? एक नई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है? दिस इज़ गोइंग टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यूएसए ने पैसा खर्च के एक नई नई लैंड खरीदी, ठीक है? एक नया एसेट खरीदा, दैट इज़ गोइंग टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वही कुछ इंडिया भी कर सकती है, अगर इन फ्यूचर करेगी तो मैं बता दूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक शायद हुआ होगा तो बट बहुत माइन्यूट लेवल पे हुआ होगा जो मुझे पता नहीं है। सो चलो लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मान लो एक एग्जांपल कैसे दूँ मैं? कुछ ऐसी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ ऐसा टाइम पीरियड आया था जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। तो हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ खुली, नई फैक्ट्रीज़ खुली। अब हमारे जो इंडियंस थे, इंडियंस और यू कैन से हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी की कुछ प्रोडक्ट्स बना पाए। एग्जांपल मेरे को स्टील का याद आ रहा है। तो क्या हुआ, जो रशिया से कई सारे लोग आए, कई सारी रशिया से टेक्नोलॉजीज़ आई, ठीक है? रशिया से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई, रशियंस ने सिखाया हमें कि कैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह थोड़ा कैसे-कैसे आप मतलब एडवांस लेवल की कैसे सेटअप कर सकते हो, ठीक है? अब ये क्या एग्ज़ाम्पल था, रशियंस ने हमारे को मशीन्स वगैरह के बारे में बताया या मशीन्स वगैरह दी, ठीक है? ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एसेट खरीद रही है, एक मशीन्स खरीद रही है, ठीक है? मशीन्स फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाएगी, प्रोडक्शन मतलब ये एक एसेट है ना, एसेट का क्या मतलब कि जो कि आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे और वो मशीन है, ठीक है? रशिया का मैं एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। परचेज़ ऑफ द शेयर, मान लो कभी गवर्नमेंट को लगा कि हम ऐसा करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। अब भाई शेयर खरीदना क्या है, आपका कोई फ्यूचर एसेट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इतना तो सबको पता ही होगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो कॉमर्स के ही हो गए, कॉमर्स के नहीं तो फिर थोड़े बहुत ह्यूमैनिटीज़ के हो गए। कॉमर्स के बच्चों को तो एक्सीलेंटली पता है शेयर कैसे वर्क करता है। शेयर आपके लिए एसेट्स है, शेयर आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है। देयरफॉर इट्स एन एसेट और वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आती है, ठीक है? लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट कॉर्पोरेशंस। अब ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन देती है, वो एक असेट होता है। वो असेट क्यों होता है, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो जो मोदी जी है, मोदी जी ने उत्तराखंड को 50 लाख करोड़ का लोन दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा लेमैन और लेम फिगर है ये जो मैंने अभी आपको बताई है। मोदी जी ने, जो मोदी जी का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है? तो वरना थोड़ा मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? मोदी जी ने उत्तराखंड को 50 लाख करोड़ का लोन दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ, अब आप सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा निकाल के दे तो दिया स्टेट को, अब इसमें फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट का ये एसेट कैसे बन गया? एसेट तो कहीं नहीं बना, ना यहाँ पे लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो ये क्यों है? ये पॉइंट एग्ज़िस्ट क्यों कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? ना इसमें एसेट बन रहा है, ना इसमें लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इस केस में जो एसेट है, गवर्नमेंट का एसेट एसेट बन रहा है। एसेट कैसे बन रहा है? गवर्नमेंट जब स्टेट को लोन देती है, गवर्नमेंट फ्री में लोन नहीं देती है। गवर्नमेंट ने 50 लाख करोड़ का जब लोन दिया, 50 लाख करोड़ का जब मोदी जी ने उत्तराखंड को लोन दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तराखंड 3-4 साल बाद वो 50 लाख गवर्नमेंट को वापस कर देगी। गवर्नमेंट बोलती है अगर मैंने तुम्हें 50 लाख करोड़ का लोन दिया है तो जब तुम 5 साल बाद दोगे तो हमें 55 लाख करोड़ का वापस चाहिए। अब जो ये 5 लाख की अर्निंग हो रही है ना गवर्नमेंट की, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और यू कैन से असेट है ये गवर्नमेंट के लिए। ये फ्यूचर में गवर्नमेंट को पैसा वापस करेगा, वापस देगा। किस तरीके से? इंटरेस्ट जब गवर्नमेंट चार्ज करेगी ना उत्तराखंड को, अभी तो गवर्नमेंट दे रही है, उत्तराखंड को बोल रही है भाई तेरे को 50 लाख करोड़ का हमने लोन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाद में गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई देखो लोन तो दे दिया बट 5 साल में हम कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और ऐसा कर अब हमें 55 लाख करोड़ का जो लोन है वो वापस चाहिए। इससे क्या हो रहा है? इससे जो हमारे यू कैन से असेट है वो इन फ्यूचर मतलब बन भी रहा है और यू कैन से इन फ्यूचर खत्म भी हो जाएगा ये, ठीक है? कहने का मतलब ये, जब फ्यूचर में जब भी कभी वो स्टेट गवर्नमेंट जब भी कभी उत्तराखंड वो लोन वापस करेगी तो आपका असेट खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब यू कैन से असेट लायबिलिटी स्टेटस में फ़र्क पड़ रहा है ना, जो असेट के साथ जो छेड़छाड़ है वो हो रही है ना इस केस में भी। आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट यही था पूरी बुक का, ठीक है? आई मीन पूरे चैप्टर का, बुक का नहीं, ठीक है? कैटेगराइज द फॉलोइंग एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन है, ये जो नीचे पिंक ऑरेंजिश जो बॉक्स है इसमें बने हुए हैं, मैं तुम्हें कहूँगा खुद प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने अभी आंसर्स लिख रखे हैं तो इसको जस्ट इग्नोर करो, तुम्हारे बुक्स में नहीं लिखे होंगे तो तुम इसे प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस करते रहो और तभी जाके तुम्हारे अंदर एक एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि कई एनालिटिकल क्वेश्चंस है जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, सीबीएसई में आता है। आई थिंक एक से दो क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है, आई मीन तीन भी हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, देखो ये तो रट्टाफिकेशन है, अब ये मेथड तो गया, जो ये ज़माना था जब तुम्हें रट्टे के आंसर लिखने पड़ते थे। आज के टाइम पे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको एनालाइज़ करके अपना दिमाग यूज़ करके लिखना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है? सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द अनदर वन, अनदर सब टॉपिक, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर को जानने के 2 तरीके हैं, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो तो आपके पास टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब बजटरी एक्सपेंडिचर को निकालने की एक और तरीका है, जो आपका नॉन प्लान्ड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, उन दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास अगेन बजटरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आई मीन ये 2 तरीके हैं, मिलना उससे एक ही चीज़ है, ठीक है? ओके। अब ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर टू द स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। देखो सीधी सी बात, प्लान एक्सपेंडिचर में होता है कि इस पे गवर्नमेंट कुछ, जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है वो कुछ स्पेसिफिक, जो यू कैन से वेल डिफाइंड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होती है। जब भी कभी गवर्नमेंट इन चीज़ों में पैसा खर्च करती है, देखो प्लान है, प्लान किया आपने एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान, यू कैन से कोई प्लान्स और पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे, उन चीज़ों में जब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थोड़ी बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आपका प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर ही आएगा। अब हम बात करेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? ब्रॉडली ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखते हो ये तो बहुत ही लेमैन सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये, कि जितना सब कुछ जब भी कभी आप टोटल एक्सपेंडिचर से जितना सारा प्लान एक्सपेंडिचर है वो निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है? क्या अगेन क्या बजटरी एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट्स है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर को निकाल दो, आपके पास बचेगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है? ओके। Broadly, all the expenditure other than the planned expenditure is classified as the non-planned. Specifically, the non-planned expenditure relates to the expenditure on the routinely functions. जब भी कभी जब गवर्नमेंट खर्चा करती है कुछ रूटीनली फंक्शंस के ऊपर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट सैलरीज पे कर रही है टू द एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी पे कर रही है तो वो क्या है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा वो, क्योंकि गवर्नमेंट का रूटीनली फंक्शन है भाई, ये देना ही देना पड़ता है, हर महीने देना पड़ता है। फिर इस प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या था कि जो पैसा स्पेसिफिक किसी पॉलिसी प्रोग्राम या कोई चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, कोई मतलब यू कैन से कोई पॉलिसी निकाल रही है, कोई बड़ा प्रोग्राम कर रही है, तो उसके ऊपर जब गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है कोई पैसा, वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। नॉन प्लान में इज़ लाइक कि डे टू डे फंक्शन है भाई, ये सैलरी देनी है रोज़ हर बार हमें अपने एम्प्लॉयज़ की, और थोड़ा बहुत रोड्स वगैरह का मेंटेनेंस का काम होता है जो हर विद इन हर साल होता है या हर 5 साल में होता है, ये भी सारा पैसा जाना ही जाना है, तो ये सब कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, ठीक है? ओके। अब बजटरी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। पहली बात ना, ये बहुत ज़्यादा मेस अप हो गया है, मैं थोड़ा इसको क्लीन करूँ यहाँ पे। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक है? बजटरी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जैसे ही आप प्लस कर दोगे तो आपके पास बजटरी एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है? बजटरी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के और जो 2 नए तरीके हैं, दैट इज़ प्लान्ड एक्सपेंडिचर और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, इनको जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास वेट, तब आपके पास बजटरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है? मतलब 2 तरीके हैं, उन दोनों को जब मतलब इन दो, ये जो 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो, ठीक है? सीधी-सी बात। ओके, नाउ ये है डिफरेंशिएशंस, ये आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट्स याद हो चुके हैं जो मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो ये बहुत इजी चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है? मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, अगर मुझे आपको लगता है कि ये रिपीट करने लायक है, मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोज़ में अगेन बता दूँगा। बट ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, ये सारा प्रीवियस जितनी सारी मतलब एक जो वीडियो बनी है और जो ये वाला चैप्टर जितना पढ़ाया मैंने, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है ईज़िली। तो मुझे लगता नहीं है टफ़ हो गया ये डिफरेंशिएशंस आपके लिए। सो आप पढ़ सकते हो और अपने आंसर को और इम्प्रूव कर सकते हो आफ्टर रीडिंग दिस, ठीक है? अब हम बात करेंगे बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। अब हम बजट डेफिसिट की बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बजट बजट रिसिप्ट्स, बजटरी रिसिप्ट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लिया, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कैसे जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि कितना पैसा जा रहा है प्लस कितना पैसा आ रहा है, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे और पता लगेगा कि हमने इस साल कितना ज़्यादा खर्चा कर दिया, हमने यार कितना कम खर्चा कर दिया, इन चीज़ों के बारे में जब हमें पता लगेगा, वो इस सब टॉपिक के अंदर पता लगेगा, ठीक है? नाउ बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यू आर अ एम्प्लॉय एग्जाम्पल, ठीक है? टोटली एन एग्जाम्पल। आपकी जो सैलरी है दैट इज़
6000 पर मंथ एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना, ठीक है। आपकी जो सैलरी है दैट इज 6000 पर मंथ, बट आप खर्चा करते हो 10,000 का हर महीने, ठीक है। अब आप निकालोगे कि भाई मैंने 6,000 मेरी अर्निंग है, 10,000 मेरा खर्चा है, तो कितना पैसा बचा अब आपके पास? ठीक है, कुछ पैसा नहीं बचा, आप नेगेटिव में चल रहे हो भाई, आप बर्बाद हो, आप लॉस में चल रहे हो, ठीक है। कितने का लॉस हुआ आपको? -4,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये तो बेसिक सा मैथ था, आपको लगा कि हाँ यार ये तो सब करते हैं, घर में आपकी मम्मी पापा भी करते होगे, भाई इतनी सैलरी आई है, इससे इतना खर्चा हो रहा है, इन सब मतलब इतनी सैलरी हमारे पास आई है, इतना पैसा हमारे पास आया है और इतना हमारा खर्चा है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आ जाता है कि भाई हाँ इतना खर्चा हुआ, इतनी सेविंग हुई है, इतनी सेविंग हुई, इसे हम सेविंग अकाउंट में डाल देंगे या बच्चों के लिए फ्यूचर एफडीआर बना देंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई सैलरी कम है और आपने खर्चा ज़्यादा कर लिया इस बार, तो आप सोचोगे यार ये नेगेटिव में चलेगा, मेरा नंबर इसको पूरा करना पड़ेगा, ये जो डेफिसिट गया है, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज़ है जो आपने घर के लेवल पे देखी होगी। अब इसी को हम कंट्री के लेवल पे ले जाए कि इस बार पूरी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया और इस बार पूरी गवर्नमेंट ने कितना कितना पैसा किस जगह एलोकेट किया। अब उसी चीज़ को हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट। अब एक तो बजट जो घर पे बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया, अभी दूसरा बजट है कंट्री का, मतलब यू कैन से जो कंट्री की कैलकुलेशन है, कंट्री का जो हिसाब किताब है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज बजट डेफिसिट? डेफिसिट का सीधा मतलब है कि हम घाटे में हैं, सिंपल सी बात। अब आप कहोगे कि हर कंट्री घाटे में होती है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, बट हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को, वरना बहुत लंबी कहानी चल जाएगी, ठीक है। नाउ बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब है? हम कितना घाटे में हैं, ठीक है। अब हम घाटे में कब होते हैं? जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं और जब हमारी कमाई है वो कम होती है, तो मतलब हम घाटे में हैं, सिंपल सी बात। अब हम इस घाटे की बात ही करने वाले हैं। मेजॉरिटेरली गवर्नमेंट घाटे में ही है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, हम घाटे में ही हैं। अभी देखो गलत मतलब नहीं होता कि हम लोग घाटे में हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि हम डेवलप कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास लोन्स आ रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। अब ये जो डिटेल में चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, एक हमारी और आगे सब हेडिंग है, उसके नीचे हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। बजटरी डेफिसिट का भी मतलब समझ गए आप कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं, हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारी कमाई है वो बहुत कम है। बस दिस इज द बजटरी डेफिसिट का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा जितना हम करने वाले हैं, माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल हमारी कमाई आ रही है, मतलब खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, कमाई हम कम कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब आपके कई क्यूरियस लोग होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर टोटल एक्सपेंडिचर पहले क्यों है और जो टोटल रिसिप्ट है वो बाद में क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई बात ही डेफिसिट की हो रही है। डेफिसिट का क्या मतलब है? घाटा है। घाटा कब होता है? जब आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने खर्चे पहले लिखे, भाई खर्चे ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा चीज़ आप पहले लिखोगे, ठीक है। प्लस और आपकी कमाई है वो कम है, वो आप माइनस कर लोगे, ठीक है। माइनस टोटल रिसिप्ट्स, आपको पता है भाई हमारी कमाई कम है और हमारे जो खर्चे ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप डेफिसिट में हो। अब डेफिसिट की वजह से ही आप पहले टोटल एक्सपेंडिचर को लिखते हो और उसके बाद जाके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखते हो। और यू कैन से डेफिसिट जो बजट में बजटरी जो डेफिसिट है, जब हम जिस डेफिसिट और जिस घाटे की हम बात कर रहे हैं, उसी की वजह से पहले आप खर्चा लिखते हो और उसके बाद बताते हो हमारी कमाई इतनी है। इसीलिए आप खर्चे में से कमाई माइनस करते हो और आपको पता लगता है खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया इस बार, ठीक है। दिस इज दैट्स इट, ठीक है। ओके। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला समझा देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सीधी सी बात, अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पीछे। अब बस बात ये है, टोटल एक्सपेंडिचर किस किस तरह का था, अभी हमने पीछे पढ़ लिया किस किस तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, इन दोनों को प्लस कर दो, आपके यू कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। टोटल रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को प्लस कर दो तो आपके पास टोटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। ये सब हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में कर लिया, तो मैं रिपीट नहीं करना करूँगा इसे एक और बार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, अभी तक हमने बजटरी डेफिसिट कर लिया। अब ना जो डेफिसिट है, जो घाटा है, ये कई कई जगह होता है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? चलो माइक्रो लेवल पे तो नहीं, मैं इसी लेवल पे समझाऊंगा गवर्नमेंट का। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनमें से रेवेन्यू डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बहुत ही ईजी चीज़ है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वेट अ सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ जहाँ पे पूरा कंसेप्ट पड़ा हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऐसी जगह पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगहों पे खर्चा करती है जिससे वापस कुछ नहीं मिलता ना, जो हमारे लाइबिलिटीज़ है पास्ट की वो कम होती है। सीधी सी बात, आपको पता है कि रेवेन्यू का क्या मतलब जब रेवेन्यू की बात करते हैं हम, कैपिटल की बात नहीं हो रही है, जब भी कभी हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो उससे क्या पता लगता है हमें, हमारे ना तो फिर हमारे एसेट्स बनते हैं, ना तो फिर हमारे कोई एसेट्स घटते हैं, ना हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, ना हमारी लाइबिलिटी कभी घटती है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू, मतलब दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो रेवेन्यू वर्ड के साथ चलता है, ठीक है। अगर हम बजट चैप्टर की बात करें वहाँ पे, वरना लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। रेवेन्यू से, रेवेन्यू के लिए के बारे में सिर्फ बजट, जो ये चैप्टर है हमारा बजट, उसमें रेवेन्यू का क्या मतलब है, ना हमारा एसेट बढ़ रहा है, ना एसेट घट रहा है, ना कोई लायबिलिटी बन रही है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है। अब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? हम ऐसी जगह खर्चा कर रहे हैं जहाँ पे ना तो कोई एसेट बन रहा है,
ठीक है? ना हमारी कोई लायबिलिटी घट रही है, सीधी-सी बात, ठीक है? उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ऐसी जगह हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसी जगह हम पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ पे यू कैन से नहीं, मतलब ऐसी जगहों से हमारे पास पैसा आ रहा है, सॉरी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। ऐसी जगहों से हमारे पास पैसा आ रहा है जिससे ना तो फिर हमें अपने एसेट्स बेचने पड़े, ना तो हमारे एसेट्स कम हुए, ना तो फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ी, ना हमें लोन लेना पड़ा, ठीक है? पैसा ऐसी जगह से आ रहा है, ना तो फिर हमें कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, ठीक है? कंट्री के लेवल पे बोल रहा हूँ, प्राइवेट लेवल पे नहीं। ना तो फिर हमें कंट्री को कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई एसेट बेचना पड़ा, ना तो फिर गवर्नमेंट को कोई कर्जा लेना पड़ा। पैसे कुछ इस अच्छी सोर्स से आए हुए हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, टोटल जितना हमने रेवेन्यू मतलब यू कैन से ऐसी जगहों पे खर्चा किया ना जिससे एसेट बढ़ रहा है ना जिससे लायबिलिटी घट रही है, माइनस हम करेंगे उनमें से ऐसी ऐसा पैसा जिससे ना तो फिर हमारे एसेट घटे हैं, ना तो फिर हमारी कोई लायबिलिटी यू कैन से ना तो फिर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी बनी है। इन दो चीज़ों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है? बेसिक सी बात, एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू का और जो रेवेन्यू के रिसिप्ट्स थे, इन दोनों को जब हम माइनस कर दोगे आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। मतलब आप रेवेन्यू आपका घाटे में इसी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो पहले आया और हम घाटे में इसलिए हमारे पास एक्सपेंडिचर सबसे पहले आया और जो रिसिप्ट्स है वो थोड़े बाद में आएंगे, सीधी सी बात। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट में कट एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर प्रोग्राम्स। मैंने आपको बताया जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, अगेन मैं थोड़ा, आप मुझे पता है आप भी थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे, क्या क्या बार बार इतने सारे वर्डिंग्स आ रही है, कंसेप्ट्स आ रहे हैं, टफ वर्ड्स आ रहे हैं। बस इसे इसे थोड़ा समझ लो। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस यही थोड़े मेन टॉपिक्स बचे हैं कि फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद चैप्टर इतू सा बचा है और बहुत ज़्यादा छोटा सा होगा और ईजी सा होगा। यही जो मेन मुझे लगता है जो वन ऑफ दी टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ योर बुक यही है। अगर ये समझ आ जाता है तो ईजी काम है सारा, ठीक है? ओके। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऐसी जगह खर्चा कर रही है जहाँ पे ना तो फिर कोई एसेट बन रहा है, ना तो फिर जो हमारी पुरानी कोई लायबिलिटी है या कोई लोन है वो घट रहा है। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट वेलफेयर की चीज़ों पे खर्चा कर रही है, जो मैंने पीछे बताया। गवर्नमेंट दान कर रही है चीज़ों को, मतलब जो पैसा है गवर्नमेंट दान कर रही है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को। बिकॉज़ ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट में कट टू द वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब देखो, अगर गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे खर्चा कर रही है ना उससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट हो रहा है, मतलब कोई फ्यूचर के एसेट्स जनरेट हो रहे हैं ना, ये पुराने कोई लोन्स है वो कम हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट को जो ऐसे खर्चे हैं वो कम कर लेने चाहिए। भाई जो गवर्नमेंट जो इतना तो दानवीर बन रहा है, भाई ये तो वही बात है कि आपके पास सैलरी, आपकी सैल मतलब आपके खर्चे 10,000 के हैं। सुनना मेरी बात, पूरी बात सुनना। आपके खर्चे 10,000 के हैं, आपकी सैलरी 6,000 है और उसके ऊपर आप लोगों के पास पैसा बाँट रहे हो, दान कर रहे हो। भाई ये कोई सेंस वाली बात है? नहीं है ना। एग्ज़ाम्पल करो, आपकी सैलरी, वही बात है, सैलरी आपकी 6,000 है, आपके खर्चे 10,000 के हैं, ठीक है? आपके पास पैसा कितना है? 6,000 है, खर्चे आप 10,000 कर रहे हो। आपके पास 4,000 नेगेटिव में है और उसके ऊपर आप और दान कर रहे हो लोगों को। आपको दिखता है कोई गरीब आदमी है, चलो उनकी हेल्प कर लेते हैं। अरे कुछ यू कैन से कोई भी एनजीओज़ है उनको डोनेट कर देते हैं। भाई आप नेगेटिव में चल रहे हो। पहले अपनी इकोनॉमिक्स तो सँभालो, उसके बाद जाके आप डोनेट करना। कल कल को जब आप प्रॉफ़िट में आओगे, हाँ डोनेट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। भाई आप अभी नेगेटिव में चल रहे हो तो डोनेशन वगैरह बंद करो, ठीक है? वही चीज़ है। गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम्स पे इस सिचुएशन पे पैसा कम कर देना चाहिए। भाई देखो, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है, पैसा कम आ रहा है और उसके ऊपर गवर्नमेंट वापस दान कर रही है पैसा, तो वो मत करो, ठीक है? सीधी-सी बात, ये कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है? द गवर्नमेंट हैव टू रेज़ द फंड्स टू द बोरोइंग। अब दूसरा सजेशन क्या है? कहा जाता है, भाई देखो अगर आपका ऐसा है कि आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपका जो यू कैन से ऐसी जगहों पे मतलब यू कैन से वेलफेयर प्रोग्राम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है आपका, कोई बात नहीं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, कोई बात नहीं, वो भी करते रहो। बट इस केस में आप कम से कम लोन तो ले लो। मतलब ये ऐसे तो नहीं कि अपने पीछे पास्ट में कर्जा बांटे जा रहे हो। कहने का मतलब वही है, अगेन माइक्रो लेवल पे जाता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे जाता हूँ। आपकी सैलरी 6,000 है, आपका खर्चा 10,000 है, उसके ऊपर भाई जो भी 4,000 का बीच में गैप है, इसको पूरा करने के लिए कम से कम किसी से लोन तो ले लो। कि आपका जो यू कैन से जो कर्जा है, जो आपने पेमेंट करनी है, जो खर्चा करना है, तो वो कम से कम लोन के थ्रू हो जाएगा। और जो आप कल को वेलफेयर कर रहे हो वो भी लोन के थ्रू हो जाएंगे। ये जो 4,000 का बीच में गैप है, इसको तो पूरा करो। यही कहने का मतलब है इस पॉइंट का, ठीक है? द गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को कहा जाता है, भाई सुन ऐसा है, अब देखो एग्जाम्पल देते हैं हम। अब जो आप एम्प्लॉय हो, आपका 6,000 आप कमा रहे हो महीने का, ठीक है? आप 6,000 महीने का कमा रहे हो, आपका जो खर्चा है वो 10,000 का है, वो आपका खर्चा 10,000 का है, ठीक है? पर एक बढ़िया चीज़ क्या है कि आपके डीमैट अकाउंट पे एमआरएफ के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है? आपकी सैलरी 6,000 है, आपके खर्चे 10,000 के हैं, बट आपके जो डीमैट अकाउंट है और यू कैन से आपके पास एमआरएफ के शेयर्स पड़े हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? जो अपना शेयर है वो बेच के कम से कम अब अभी प्रेजेंट का खर्चा तो चला लो, ठीक है?
अपनी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो एसेट है, उसे बेच के आप कम से कम पैसा है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, जो आपका बजट है, जो आपका यू कैन से हिसाब-किताब है, उसको तो बैलेंस आउट कर लो, वही कहने का मतलब है। गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वे एक तो मैंने आपको अभी माइक्रो लेवल पे बताया कि कैसे-कैसे शेयर वाला हिसाब-किताब। अब देखो गवर्नमेंट के पास बीएसएनएल है। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट को पता है कि हम तो बहुत घाटे में चले हुए हैं, हमारी तो इकोनॉमिक्स खराब है, हमारा बजट खराब है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बीएसएनएल जैसी कंपनी को बेचने लग जाएगी, ठीक है? बस वही चीज़। ओके। 3 वेज़ ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट वैसे हमने कर दिया, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड कट इन द एक्सपेंडिचर, ये तीनों पॉइंट्स हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखे हैं। देखो अगर आपको ये नहीं लिखना, आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लगना नहीं चाहिए अब आपको, बट फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट? अब देखो आपने रेवेन्यू वेट अ सेकेंड, आपने अभी-अभी बजटरी डेफिसिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टोटल एक्सपेंडिचर से आपको टोटल जितना आपका कंट्री का खर्चा हो रहा है, उससे आप माइनस कर दो कि टोटल कंट्री कितना कमा रही है, तो आपके पास आ जाता है बजट डेफिसिट। अब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, उसमें एक चीज़ होती है। फिजिकल डेफिसिट बोलता है कि हाँ भाई, तुमने सारी कैलकुलेशन कर दी, बहुत सही है। आपने जो यू कैन से टोटल एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर आपने लिख दिया भाई, इतना-इतना हमने खर्चा किया। जब आप टोटल रिसिप्ट्स लिखने आए, टोटल रिसिप्ट जब आपने लिखी, आपने कहा कि भाई हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट जितनी थी, जितना पैसा आया हमारे पास, ना तो फिर जिससे हमारे एसेट्स कम हुए, ऐसी जगहों से, ना तो फिर जिसमें हमारे एसेट्स कम हुए, ना हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हुई, प्लस पैसा जो कुछ इन जगहों से आ रहा है, जहाँ पे जो यू कैन से बोरोविंग्स है, मतलब जो यू कैन से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो यू कैन से कई अपनी कई कई सारी आप चीज़ें बेच रहे हो। सीधी सी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट्स आते हैं, या तो फिर आपको अपने एसेट बेचने पड़ते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, आपको लोन लेना पड़ता है। अब जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वो आप इंक्लूड करोगे अपने टोटल रिसिप्ट्स में, ठीक है? यू कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिकली कैपिटल रिसिप्ट्स में, मैं एक्सपेंडिचर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है? सुनो, जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है, उसमें जो पैसा आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के कमा रहे हो, उसको आप इंक्लूड करो, हम मना नहीं कर रहे, इंक्लूड करो। बट कुछ ऐसा पैसा जो आप औरों से लोन लेके आ रहे हो, ठीक है, उसको इंक्लूड मत करो, सीधी सी बात। जो आप पैसा लोन लेके लाओगे, उसको प्लीज मत इंक्लूड करो, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? टोटल रिसिप्ट्स अदर देन द बोरोइंग, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। कैपिटल बस कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग नहीं है कि बाकी सब कुछ आएगा, बस ये सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? ओके। नेशनल डेप्थ, नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, बस एक थोड़ा एक यहाँ पे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा है। ओके। Shows the estimated borrowing by the government to cope with the expenditure during the year. Often it is expressed as a percentage of the GDP. Gross physical deficit, ये भी ज़्यादा मुझे वैसे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट यू कैन जस्ट, मैं एक बार आपके लिए रीड कर लेता हूँ ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या शो करता है, इट इट शोज द एस्टिमेटेड बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? कुछ ऐसी बोरिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, किस लिए कर रही है गवर्नमेंट बोरिंग्स, टू कोप विद एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, ऑफन इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज जीडीपी। कुछ ऐसा बोरिंग जो गवर्नमेंट करी, सीधी सी बात, आप 6,000 सैलरी कमा रहे हो, खर्चा आपका 10,000 का है, तब आप 4,000 का लोन लोगे, ठीक है? अब आप 4,000 का जो लोन लोगे, वो परसेंटेज के फॉर्म में आप बताओगे कि भाई इतना परसेंटेज है मेरा, मतलब इतना परसेंटेज हमने लोन ले रखा है। जो इस महीने का खर्चा है, इस महीने का जो खर्चा, जो 4,000 का बीच में जो पूरा करना था हमने खर्चा, ये मैं लोन के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस सीधी सी बात यही है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? अ, जो एक्स्ट्रा लोन है, बस वही शो करना होता है, उसी उसी को आप ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कहते हो। ग्रॉस का बस सीधी सी बात है, ये मतलब है कि परसेंटेज के वे में आप शो कर रहे हो, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं, बस ओवरऑल थोड़ा परसेंटेज में कि भाई इतना इतना हमने लोन लिया, बस इतना सिंपल बात, ठीक है? ऑफन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, मतलब हमारी कंट्री का जितना, मतलब हमारी कंट्री का कितना परसेंट जीडीपी का, मतलब हमारी कंट्री की कितनी परसेंट जीडीपी का हमने लोन लिया, सीधी सी बात है। एक थोड़ा यू कैन से दिस इज़ अ वेरी रफ फॉर्म ऑफ एस्टिमेट जो हम बताते हैं, ठीक है? ओके। और क्या है यहाँ पे इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस भाई देखो, सीधी सी बात है, जब भी कभी फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होता है, अब कई एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नहीं ये आगे बताऊँ मैं आपको, कई केसेस में क्या होता है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल देता हूँ, वैसे यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा आगे हमारे बैक क्वेश्चंस में आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कैलकुलेट द बोरोइंग, वहाँ पे आपको डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट दिया होता है, वहाँ पे कहा जाता है कि कैलकुलेट द बोरोइंग, सीधी सी बात बोलते हैं कि भाई बोरोइंग्स कैलकुलेट करो, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट फिजिकल डेफिसिट लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है? वहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल डेफिसिट लिखा आ जाता है कि भाई ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है। इन केसेस में जो आपकी बोरोइंग होगी, वो डायरेक्टली आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है? सीधी सी बात, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओके? बाकी देखो मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें,
ये जो कन्फ्यूजन है ये आप जब न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? नाउ इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होते हैं जब आपका फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? वैसे मैं यहाँ पे ये मैंने ना थोड़ा उससे कंटेंट वहाँ से लाया है, व्हाट इज़ दैट, संदीप गर्ग की जो बुक है, उससे ये चीज़ें मैंने लिखी है। भाई फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, जो कंट्री का नेशनल डेप्थ है और यू कैन से जो कंट्री के ऊपर कर्जा है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्री की बढ़ जाती है, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। फॉरेन डिपेंडेंसी, हमें फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है जिससे हमने कर्जा लिया है। आई मीन जिस तरीके से चाइना, आपने सुना होगा चाइना क्या करता है, कंट्रीज़ को लोन देता है बहुत ज़्यादा, फिर बाद में कंट्रीज़ को कुछ भी उन कंट्रीज़ में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करने लग जाता है, कोई ना कोई मिलिट्री बेस ले लेता है, बस ये मतलब डेथ ट्रैप में फंसा देता है, ठीक है? हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। भाई जब आप ज़्यादा ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर लोगे तो उसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है, उससे क्या होगा, आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है जब आप कर्जे, बहुत ही ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है? गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, भाई अगर सरकार हर बार कर्जा ही कर्जा उठाए जा रही है तो जो लोग हैं उनको, उनका गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा, और ये जो फॉरेन कंट्रीज है वो भी कभी उस कंट्री के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगी। मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको, श्रीलंका का एक बेस्ट एग्जांपल है। भाई श्रीलंका इतना ज़्यादा कर्जे में डूब चुका था, तो किसी भी कोई भी कंट्री श्रीलंका में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता है कि भाई ये कंट्री लोन के ऊपर ही टिकी है। जिस दिन चाइना ने इनको इनको बोल दिया कि भाई लोन सारा हमारा वापस करो, उस दिन ये कंट्री बर्बाद हो जाएगी। तो जो बाकी कंट्रीज थी वो कभी श्रीलंका के ऊपर बहुत अच्छे से विश्वास नहीं कर पाई थी, ठीक है? एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है? बाकी ये भी सब पढ़ सकते हो, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे मुझे लगे थे फ्रॉम संदीप गर्ग, मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है? और क्या है हमारे पास? बेस्ट वे ऑफ बोरिंग, ओके। अब देखो ये मैनेज करना होता है ना, कई बार क्या होता है, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे मैनेजिंग द रेवेन्यू डेफिसिट है। जब भी कभी कंट्री का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिवली बढ़ जाए तो उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा होता है। अब वही चीज़ वैसे हमारी जो संदीप गर्ग की बुक, संदीप गर्ग वेट, जो हमारी टी आर जैन की बुक है वो उसमें ये पॉइंट्स नहीं दिए थे कि किस तरीके से आपने मैनेज करना फिजिकल डेफिसिट, बट संदीप गर्ग में दिया था तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया। संदीप गर्ग कहती है कि जब भी कभी आपका कंट्री का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके सिर्फ दो तरीके होते हैं। क्या, पहला तरीका क्या होता है? बोरोइंग्स, भाई कर्जा लो दूसरी कंट्री से ताकि आपको जो फिजिकल डेफिसिट है वो पूरा हो जाए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब पैसा छापना लग जाओ, पैसे छापने, बहुत ज़्यादा पैसा छापने लग जाओ। अब दो तरीके इस सिचुएशन को सॉल्व करने के, जब भी कभी आपके कंट्री का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दो सोल्यूशन ये है। अब आप पूछोगे सर इनमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन, बोरोइंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। कभी भी कंट्री के पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें उसका फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उस टाइम पे उसको दूसरी कंट्री से कर्जा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार पैसा छापना तो और आसान है भाई, सीधा फैक्ट्री में जाओ और पैसा छापना शुरू कर दो। यार देखो पैसा छापने की ना दिक्कतें बहुत सारी होती है। एक बार क्या हुआ था, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सारी करेंसी पैसा छापना शुरू कर दिया था। अब भाई मैं मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास मान लो आपको लगता है कि पैसे छापने से अगर दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको एक बेस्ट केस का एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो आपके घर में पैसे छापने की मशीन है, और आपके जो दोस्त है उसके पास भी पैसे छापने की मशीन है, और जहाँ आपकी सोसाइटी में सारे लोगों, इन सबके घरों में पैसे छापने की मशीन है। और मान लो एक दुकान में ब्रेड आता है, ठीक है? एक ही ब्रेड आता है, सुनो, ज़्यादा ब्रेड नहीं आएगा, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट आएगा, और आपकी जितनी सारी सोसाइटी के लोग हैं उन सबको चाहिए कि यार मुझे ये ब्रेड खरीदना है। तो क्या करोगे आप? तो सारे सोसाइटी वाले जाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे ब्रेड चाहिए, वहाँ पे ब्रेड में तो वैसे एमआरपी 40 रुपये की लिखी होगी, पर आपका पड़ोसी बोलेगा यार नहीं, ब्रेड मुझे ही चाहिए, तो ऐसा करो, तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, मुझे ब्रेड पकड़ा दो। फिर आप बोलोगे भाई मेरे घर में तो पैसे छापने की मशीन है, तो 100 क्यों, मैं 1000 रुपये दूंगा, तो ऐसा करो 1000 रुपये में मुझे ब्रेड दे दो। वैसे ही आपका तीसरा पड़ोस वाले बोलो मेरे भी घर में पैसे छापने की मशीन है, 1000 क्यों, मैं 50,000 दे रहा हूँ, तुम मुझे ब्रेड पकड़ा दो। और एक आएगा बोलेगा नहीं मैं 5 लाख दूंगा, मेरे को ब्रेड दे दो। अब इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का क्या मतलब है, जो ये ब्रेड है उसका प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक एग्जांपल के फॉर्म में ये चीज़ एक्सप्लेन किया, और जो यू कैन से मैक्रो लेवल है, जो बहुत बड़ा कंट्री की यू कैन से इकोनॉमी चलती है, उसमें भी ये एग्जांपल ही वर्क करता है। कभी भी आप जब पैसा ज़्यादा छापने लग जाओ, उससे जो चीज़ों का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा घटिया तरीका है कभी भी अपनी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने का, कि भाई पैसा छापना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना होता। हमेशा कर्जा लेना है, कर्जा लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में जाके चुका देना, बट पैसे मत छापो, इससे क्या होगा, आपकी कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है? मतलब कभी भी कंट्री में जब महंगाई आती है ना, वो कुछ इसी तरीके से आती है, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ बताई है, बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी जब तुम और बड़े लेवल पे पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है?